सबसे पहले नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th का एनसीईआरटी से जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं उस सभी क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से लेकर के आए हैं और स्टार्ट से लेकर के एंड तक बहुत ही सुंदर सा जवाब और वैसा वैसा सवाल का कलेक्शन किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन में साधारणतः पूछे जाते हैं। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप सिर्फ स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला सवाल है भूगोल। और भूगोल यानी कि अध्याय 1 जो है हमारा, वो अध्याय 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि ज्योग्राफी जो है एक विषय के रूप में है और इसके इंटरनल क्या क्या चीज़ें आती है। तो इसमें हमारा जो है स्टूडेंट सबसे पहला सवाल है भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, भूगोल शब्द का अर्थ होता है ज्योग्राफी, यानी भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और ये ज्योग्राफी शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। एक जियो जिसका अर्थ पृथ्वी होता है और दूसरा ग्राफिक्स जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल क्या है, तो भूगोल जो है स्टूडेंट पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। आप एक लाइन में जवाब देंगे, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आपको याद रखना, इरेटोस्थनीज। किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को बोलना भी है। इरेटोस्थनीज ये यूनान के विद्वान थे, ठीक है। और इन्हें भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किस लिए, तो पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए। आपसे सवाल किया जाएगा पृथ्वी की परिधि की गणना के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था बताइए। तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज ने किया था। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सबसे वीवीआई सवाल है आपका सवाल नंबर 3, करा कि भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम क्या क्या है। तो देखिए भूगोल को पढ़ते हैं ना, हेलो सोना नहीं है, तनी इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। भूगोल का सबसे पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। तो इसमें किसी एक भौगोलिक तत्व जैसे जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब आप जब सम्मिलित रूप से अध्ययन करेंगे ना तो उसको क्रमबद्ध उपागम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा है पारदेशिक उपागम। अब किसी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, दुनिया को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर उस खास क्षेत्र के सभी तत्वों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आपका पारदेशिक उपागम कहलाएगा। तो ये चैप्टर आप पढ़े थे ना, पूजा कुमारी ये चैप्टर पढ़ी थी ना, तो ये चैप्टर पढ़ी थी इसलिए इसको हम फास्ट में खींचते हैं, ठीक है, धामाधाम। बस आप ध्यान देते रहिएगा। भौतिक भूगोल का 4 प्रमुख शाखा कौन कौन सा है, तो भौतिक भूगोल का 4 प्रमुख शाखा, सबसे पहला भू आकृति विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के सतह के बारे में, मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा जलवायु विज्ञान, इसमें वायुमंडल के बारे में, मौसम के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जल विज्ञान, इसमें समुद्र, नदी, झील का अध्ययन करते हैं। अगला मृदा भूगोल, इसमें मिट्टी निर्माण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। सवाल नंबर है 5, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं। तो भूगोल की वह शाखा जो पृथ्वी के सतह और मानव के बीच संबंध का अध्ययन कराती है, यानी कि ये धरती एकरा पर है हम लोग मानव, इसके बीच में जो अध्ययन करवाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मानव भूगोल कहते हैं। आप एक लाइन में कह सकते हैं मानव के बारे में और पृथ्वी के बीच संबंध दिखाने वाले भूगोल को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत बस्ती, कृषि, उद्योग ये सभी आते हैं। सवाल नंबर 6 जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय क्यों है। देखिए इंटीग्रेटिंग का अर्थ होता है एक गो में जब बहुत चीज़ को इंट्री कर देते हैं उसको इंटीग्रेटेड कहते हैं, ठीक ना। भूगोल केवल
तथ्यों तक सीमित नहीं है, इसमें आप इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान के विषय का भी जानकारी आपस में जोड़ते हैं, इसीलिए ये संश्लेषात्मक है। क्या है बाबू? हेलो, क्या है? संश्लेषणात्मक है। अगला सवाल, भूगोल के अध्ययन में कार्य कारण संबंध का क्या महत्व है? तो भूगोल केवल यह नहीं बताता कि कोई चीज़ कहाँ से है, बल्कि यह भी बताता है कि वह क्यों है। उदाहरण के लिए, यदि कहीं अधिक वर्षा होती है तो भूगोल उसके पीछे के कारण को पता करती है, पवन, ऊंचाई, इसका अध्ययन करती है। देखिए, भूगोल क्या है? कोई भी चीज़ कहाँ है, कोई भी चीज़ क्यों है, कोई भी चीज़ कैसे है, इसके बारे में ना पता करते हैं। इसी वजह से भूगोल को कार्य कारण कहा गया। क्या कहा गया है? कार्य कारण कहा गया है। ठीक है, अब अगला सवाल करा कि देखिए कितना मस्त, आप लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना? हेलो, जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना? तो यहाँ पर है आपका जीव भूगोल। तो वेरी सिंपल है, भौतिक भूगोल मानव भूगोल के बीच जब संबंध जोड़ेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? जीव भूगोल कहेंगे। ठीक है, अगला है, भूगोल के अध्ययन के लिए मानचित्र क्यों आवश्यक है? तो बाबू रे, भूगोल का मुख्य उपकरण पृथ्वी का विशाल सतह का एक छोटे कागज़ पर समझने में मदद करता है। यानी जैसे कि मान लीजिए भारत का नक्शा हम लोग अगर बनाते हैं तो ये क्या है, हम लोग भारत से रिलेटेड चीज़ें आराम से क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। कहाँ समझ पाते हैं? तो एक मानचित्र के ऊपर हम लोग क्या कर पाते हैं? तो समझ पाते हैं। तो यही मानचित्र है। अब सोचिए, इतना बड़ा हमारा पृथ्वी है और उस पृथ्वी को क्या कहते हैं? हंसिएगा नहीं चित्र देख करके, ठीक है? इतना बड़ा जो पृथ्वी है उसको हम लोग छोटा सा कागज़ पर दिखा देते हैं ना, तो उसी को मानचित्र कहते हैं। ठीक है, हाँ। और देखिए, दूरी को सही ढंग से समझना थोड़ा असंभव हो जाता है, किसके ऊपर? मानचित्र के ऊपर। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भूगोल का भविष्य की तकनीकी GIS से और ये GPS से क्या संबंध है? तो देखो बाबू, ये PYQ है, मैंने पूछलका सवाल है। आधुनिक युग में भूगोल पूरी तरह से बदल गया है। आज भूगोल पूरा बदल गया, पहलुका ऐसा भूगोल नहीं रहा अब। GIS जिसका मतलब होता है भौगोलिक सूचना तंत्र, और GPS वैश्विक स्थिति तंत्र जैसे तकनीकों के मदद से अब हम पृथ्वी के किसी भी स्थान का सटीक डाटा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जानते हैं, जब कोई लोग कार खरीदता है तो उस कार में भी जानते हैं GPS लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? GPS लगा हुआ रहता है। चीन ऐसे देश में जो वहाँ का जो बाल बच्चा होता है ना, ओकरा शरीर में देता है GPS लगा देता है, और वो कहाँ भटक रहा है और माँ बाप मोबाइल पर देख रहता रहा, हम बाल बच्चा कहाँ घुमाता रही। समझ रहे हैं? तो इसलिए भारत में भी ऐसा सिस्टम हो तो कितना अच्छा होगा। एकदम प्रत्येक एकदम जितने विद्यार्थी है सब एकदम GPS लगाया जाएगा। आ वो 5 मिनट मांग के जाता है बाजार घूमे ले, तो तुरंत पता चल जाएगा बाबू रे तुम बाजार घूम रहा है। ठीक है, तो सबको GPS लगाया जाना चाहिए, तब जाकर के देश का विकास होगा एकदम पूरा। इस पर सरकार को काम करना चाहिए क्या? चलिए आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, अध्याय 2 क्या कह रहा है? पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा है बिग बैंग सिद्धांत। क्या है बिग बैंग सिद्धांत? किसे कहते हैं? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना इसे क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है, सबसे आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड का निर्माण आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और इस परिकल्पना में कहा गया है कि पहले ना धरती पर ना एगो बिंदु था सिर्फ, मतलब ब्रह्मांड में ना कोई एक था, एकदम छोटा सा सूक्ष्म कण था। ठीक ना, इसमें क्या हुआ था? एक जोरों की विस्फोट हुआ। जोरों की क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और इस जोरों की विस्फोट की वजह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड में क्या हुआ? ये बिखर गया, और ये बिखरने के वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है।
इसी को कहते हैं। और ये कहा गया है ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो ही रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार अभी हो रहा है, ठीक है। विस्तार के कारण इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। चलते हैं सवाल नंबर देखते हैं हम लोग। निहारिका परिकल्पना आपको याद है? बताइए निहारिका परिकल्पना क्या है? मतलब ऊपर कर देंगे तब तो बताइए देगी ना। निहारिका परिकल्पना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए गैस धूल कण के बादलों निहारिका से हुआ है। समय के साथ यह बादल ठंडा होकर चपटी तस्तरी जैसा बन गया है। सबसे पहले देखिए लाप्लास जो थे ना, लाप्लास ये बोले थे कि ब्रह्मांड में पहले खाली धूलकण था, ऐसे घूम रहा था, ठीक ना। ये धूलकण क्या हुआ, एक जगह कहीं पे इकट्ठा हो गया। क्या हुआ? इकट्ठा हो गए धूलकण। इकट्ठा होने के वजह से ब्रह्मांड में कई ग्रह का निर्माण हो गया। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें कहता है। तो ये लाप्लास दिया था निहारिका का परिकल्पना, ठीक ना। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इम्पॉर्टेंट, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। देखिए हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। और बीच में क्या है? तो बीच में है सूरज। बीच में क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह क्या करती है? चक्कर काटती है। जिसमें 4 गो ग्रह ऐसन है, जिसमें 4 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी से थोड़ा सूर्य से थोड़ा दूर हैं, ठीक है। और 4 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के थोड़ा सा आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। जो सूर्य के आसपास हैं उसको पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो सूरज से ज़्यादा दूर है, बाहर है, उसको जोवियन ग्रह कहते हैं या बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्थिव ग्रह के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, पृथ्वी, मंगल और कौन सी? बुध और कौन सी? शुक्र। ये टोटल 4 ग्रह किसके अंतर्गत आते हैं? पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जोवियन ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह या जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कहते हैं। इसकी अगर हम बनावट की बात करें तो देखिए जो जोवियन ग्रह है ना, जो अंदर वाला ग्रह है ना, वो ना पत्थर से बना हुआ है। जोवियन ग्रह किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। लेकिन उल्टा बोल दिए क्या? पार्थिव ग्रह पत्थर से बना हुआ, पॉस पार्थिव, पॉस से पत्थर, ठीक है। जो सूरज के बगल वाला है, जैसे पृथ्वी क्या है? पार्थिव ग्रह है, और पृथ्वी चट्टानी है, चट्टान का है बना हुआ ना। और जो बाहरी ग्रह है, वो बाहरी ग्रह साधारणतः गैस का गोला है। किसका गोला है? गैस का गोला है, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। देखिए एक पॉइंट और है, आकार में छोटे हैं। पार्थिव ग्रह आकार में छोटे हैं, लेकिन जो जोवियन ग्रह है वो आकार में क्या है? विशाल है, बड़ा है। अब आप बताइए, आप जवाब दीजिए कमेंट में फटाफट कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाएंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि लिख लीजिए छोटा ग्रह बुध, ठीक है। फटाफट जल्दी से खोल लीजिए, लिखा देते हैं, तनी लिख लीजिएगा फटाफट, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तैयार हैं लिखने के लिए? लिखा है? चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो देखिए हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखिएगा, सूर्य। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। बोर्ड पर आप देखिए, ज़्यादा लंबा मत लिखिए, छोटा लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, जैसे हम लिखा रहे हैं। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नीला ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी है। अगर हम लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह मंगल है।
अगर हम उसके बाद जीवन वाला ग्रह किसको कहते हैं, तो जीवन वाला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का बहन किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, शुक्र का, यानी कि पृथ्वी का बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। उसके बाद अधिक पानी के वजह से पृथ्वी को कहा गया है नीला ग्रह। पृथ्वी को कहा गया है नीला ग्रह अधिक पानी के वजह से, ठीक है। उसके बाद टोटल ग्रह कितने हैं, तो टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। कितना है, 8 है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, उसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, उसका नाम है चांद नाम है, ठीक है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबस और एक डिवोस। और सबसे छोटा जो उपग्रह है उसका नाम है फोबोस। सबसे छोटा उपग्रह क्या नाम है, तो उसका नाम है फोबोस। सबसे छोटा उपग्रह क्या है, वो फोबोस है। सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, लिख लीजिए, बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है विभेदन या फिर डिफ्रेंशिएशन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वह गर्म और तरल अवस्था में थी। भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकेल पृथ्वी के केंद्र की ओर चला गया, लेकिन जो हल्का था जैसे कि सिलिकेट या सिलिकॉन वो सतह की ऊपर आ गया, ठीक है। तो घनत्व के आधार पर पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। पानी है, पानी में कागज़ और बालू मिला दिए एकदम पकड़ के, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, छोड़ दीजिएगा ना धीरे धीरे, तो जो कागज़ होंगे जो हल्का होंगे वो पृथ्वी के यानी कि पानी के ऊपर में सतह में तैरने लगेगा, और जो भारी होगा ना मिट्टी कण वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया कुछ। चलिए चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, बताइए प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश, एक वर्ष में तय किए गए प्रकाश की, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह लगभग देखिए एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। आपसे सवाल पूछेगा एक लाइट ईयर में कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए अगला सवाल है द बिग स्प्लेट क्या है, तो देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में यह एक सिद्धांत है। यानी बिग स्प्लेट किससे रिलेटेड है, तो चांद के उत्पत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अनुसार मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से आकर के टकराया था और इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, जो बाद में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिससे क्या बन गया, तो चंद्रमा बन गया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि द बिग स्प्लिट क्या है, तो गौर करिएगा
यानी कि जो ये बिग स्प्लिट है, ये एक प्रकार का सिद्धांत है। एक प्रकार का क्या है? सिद्धांत। किससे संबंधित सिद्धांत है? तो चांद के निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। वैज्ञानिक ने कहा था कि मंगल ग्रह से भी एक बड़ा सा चट्टान, यानी कि ये मान लीजिए इतना है तो एक रोज बड़का हो गया, तो वो चट्टान आकर के पृथ्वी से मारा टक्कर हचाक से, तो पृथ्वी का एक टुकड़ा जो है ना अंतरिक्ष में फैल गया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जो बाद में क्या बन गया? चांद बन गया। और इसको कहा गया पृथ्वी का उपग्रह कहा गया। पृथ्वी का क्या कहा गया? उपग्रह कहा गया। अगला सवाल है कि गैस उत्सर्जन क्या है? तो देखिए, शुरुआती में गैस उत्सर्जन पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं गैस उत्सर्जन क्या है। गौर करिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान इसके आंतरिक भाग से बहुत सारी गैस और जल वाष्प बाहर निकले, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प जैसे गैस बाहर निकलना शुरू हुआ, इसी को गैस उत्सर्जन कहते हैं, और जिससे वायुमंडल बना। देखिए, गैस उत्सर्जन आप वेरी सिंपल याद रखिएगा, कौन चीज? पृथ्वी के अंदर से, कहाँ से? अंदर से गैस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? गैस उत्सर्जन कहलाता है। गैस उत्सर्जन कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से गैस बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? गैस उत्सर्जन कहलाता है। अगला सवाल हमारा है, सौर पवन ने जोवियन ग्रह को कैसे प्रभावित किया? सबसे पहले जोवियन ग्रह कहते किसको हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, बात को समझिएगा। जैसे कि ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य के नज़दीक जो 4 ग्रह हैं, जैसे कि आपका हो गया सबसे पहले मार्स, यानी कि बुध के बाद आपका हो गया बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ठीक है। ये 4 ग्रह है। इसी 4 ग्रह को हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। तो सूरज के आसपास है, तो सूरज से जो हवा चलेगा उसको कहते हैं हम लोग सौर पवन। क्या कहते हैं? सौर पवन। सूरज से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? सौर पवन, क्योंकि ये गर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या किया, एक तरह से इसको प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? तो गौर करिएगा। सूर्य के निकट होने के कारण पार्थिव ग्रह से सौर पवन ने गैस और धूल कण को उड़ा दिया। यानी जो पार्थिव ग्रह है ना, ओकरा पर से जो भी धूल कण था उसको उड़ा दिया, ठीक है। उसको क्या किया? उड़ा दिया। लेकिन जोवियन ग्रह जो बाहरी ग्रह है, जो सूरज से बहुत दूर था, इसलिए सौर पवन वहाँ इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उनकी घनी गैसों को हटा सके। यही कारण से बाहरी ग्रह गैस बन रह गया। यानी पार्थिव ग्रह जो इतने थे ना, पार्थिव ग्रह वो पत्थर हैं, पत्थर से पार्थिव ग्रह। लेकिन जो 4 बाहरी ग्रह है, जोवियन, ठीक ना, ये अभियो गैस है। चलिए हम सवाल करते हैं। आप बताइए, खड़ा होइए। मेरा सवाल है कि सबसे पहले पार्थिव ग्रह चट्टान का है या गैस का है? पार्थिव ग्रह चट्टान का है। बैठ जाइए, आप बताइए, खड़ा होइए। अरुण, वरुण, बृहस्पति और बृहस्पति और शनि, ये 4 पार्थिव ग्रह है कि जोवियन ग्रह है? गुड, बैठ जाइए, एकदम सही जवाब दिया। आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो परिकल्पना है उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया? पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विभेदन की प्रक्रिया हुई, भारी धातु अंदर चली गई और हल्की चट्टान ऊपर तैरने लगी, और जब पृथ्वी ठंडा हुआ तो ऊपरी परत जमकर ठोस हो गई, जिसे आज हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो जितना भी भारी पदार्थ था, वो भारी पदार्थ नीचे बैठ गया। कहाँ बैठ गया? नीचे बैठ गया, ठीक है।
लेकिन जे हल्का था वो ऊपर तैरने लगा। और धीरे धीरे जब ये ठंडा हुआ तो ठंडा होने के वजह से इसका ऊपर वाला परत क्या बन गया, स्थल बन गया, धरती बन गया। इसके अंदर अभियो आप जाइएगा ना धरती के अंदर, तो वहाँ पर ना पिघलल अवस्था में क्रस्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा है, आपके जितने भी धातु हैं ये सभी। पृथ्वी की 3 परत स्याल, सीमा, नीफे होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या चले आगे, चलिए। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुआ? तो देखिए ये पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अगर हम बात करें तो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप भी अपना असाइनमेंट में ना इस सब को अंडरलाइन लगा लीजिएगा। क्या कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था आज से 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले समुद्र में कौन जीव की उत्पत्ति हुआ? एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुआ। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसके बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जिससे जटिल जीवों का विकास संभव हुआ। कोई दिक्कत समझने में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगला चैप्टर हमारा देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना, जो कि हम लोग पृथ्वी के अंदर की है इसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल करा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके 2 मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे कि गहरी खदान से निकली हुई चट्टान, ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा, ये हमारे कैसा सिद्ध हैं? तो ये हमारे प्रत्यक्ष हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जैसे भूकंपीय तरंग, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, आप इसको देख नहीं सकते हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र या अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पिंड, ये सभी अप्रत्यक्ष हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये प्रत्यक्ष शब्द होता क्या है। देखिए जिसे आप अपने नज़र से देख सकते हैं, जैसे आप लोग अभी हमारे सामने में बैठे हैं ना, तो आप लोग हमारे प्रत्यक्ष हैं। लेकिन जे अभी एजा नए है तो वो अभी की कर रहा होगा, तो हम अंदाजन लगा सकते हैं, पढ़ रहा होगा कि मार्केट घूम रहा होगा, क्या भरसा कुमारी नहीं। तो देखिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे नज़दीक है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप चट्टान को जाके टच करके देख सकते हैं कि कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है। कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि धरती के अंदर से कौन सी निकला है ज्वालामुखी फटे के बाद। समझे? हेलो, समझे? क्या समझे? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंग, चलिए पूजा कुमारी खड़ा हो जाइए, भूकंपीय तरंग के बारे में पटापट बताइए। नहीं, देखिए कहता है कि जब पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, वह लहरों के रूप में चारों तरफ फैलती है, इन्हीं लहरों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन्हीं तरंगों के कारण धरती थरथराने लगती है, मकान फरफराने लगता है, अब बिल्डिंग हरहराने लगता है, और लोग सब इधर उधर भागने लगते हैं। भूकंप कभी देखी है? भूकंप देखी हो? कैसन होता है? नीला होता है। अच्छा, भूकंप को हम लोग महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। देखिए पी तरंग एस तरंग में अंतर। तो देखिए पी तरंग एस तरंग, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पी तरंग और दूसरा हमारा है एस तरंग, ठीक है। तो पी तरंग को प्राइमरी वेव कहते हैं, यानी कि प्राथमिक तरंग कहते हैं। एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंग कहते हैं। अब देखिए पी तरंग जो है ना बड़ी फास्ट चलता है, यानी तीव्र गति से चलता है। एस तरंग धीमी गति से चलता है। कैसे चलता है? धीमी गति से चलता है। पी तरंग जो है ना ये आप क्या कहते हैं, ठोस में भी चल सकता है, ये द्रव में भी चल सकता है, और ये गैस में भी चल सकता है। लेकिन जो एस तरंग होता है तो वो साधारणतः ठोस में ही चलता है। किस में चलता है? ठोस में चलता है। और देखिए पी तरंग ज़्यादा विनाशकारी होता है, ये तनी कम विनाशकारी होता है, ये तनी कम विनाशकारी होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए भूकंप आने पर पृथ्वी का वह विशेष क्षेत्र
जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग जैसे P या S सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड नहीं होता उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। देखिए जैसे सिस्मोग्राफ में ना इस टाइप से ग्राफ दिखाया जाता है, जिस समय भूकंप आता है ना तो इस समय दिखाया जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ना बड़ी ऊपर तक चढ़ जाता है और कहीं कहीं पे इसे खाली रहता है और फिर देखिए इसे चढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे कोई तरंग नहीं है, तो ये हो गया आपका छाया क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो गया? छाया क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे है तरंग, ये सभी तरंग है, ग्राफ में दिखाया जा रहा है। सिस्मोग्राफ भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के कितने परत हैं? बताइए बताइए, हेलो। पृथ्वी के कितने परत हैं? पृथ्वी के 3 परत हैं। पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 परत हैं। सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं, और ये पतला होता है, ठीक है। और दूसरा परत को मेंटल कहते हैं, ये बीच की परत है। ज्वालामुखी का लावा यहीं से निकलता है। और क्रोड ये सबसे अंदर का परत है, यहाँ पे लोहा और निकेल होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप आराम से देखिए और बूझिएगा। देखिए जैसे कि ये है हमारा पृथ्वी, कुछ है, हेलो, क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पृथ्वी है। पृथ्वी देखिए अंदर से काट रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं? अंदर से काट रहे हैं, ठीक है, गौर करिएगा। तो पृथ्वी के टोटल साधारणतः 3 परत, क्या परत है? पृथ्वी के 3 परत है, ठीक है। देखिए इस तरह से, इस तरह से, और ये सबसे ऊपरी परत, ये सबसे ऊपरी परत, ठीक है, गौर करिएगा। जैसे कि हमारा ये सबसे ऊपरी परत है जिसको भूपर पट्टी कहते हैं। क्या करते हैं? भूपर पट्टी। हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम लोग भूपर पट्टी पे रहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग साधारणतः क्या कहते हैं? मेंटल भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? मेंटल भाग कहते हैं। और ये सबसे अंतिम जो है तीसरा नंबर पर, इसको कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? इसको क्रोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे द्रव अवस्था में धातुएं पाई जाती है, जो कि निकेल, लोहा, ये जो है द्रव अवस्था में क्रोड में पाया जाता है। इसका नाम है नीफे। क्या नाम है? नीफे। पृथ्वी के 3 तरफ पर तरल, सबसे पहला है सियाल, देखिए सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। पृथ्वी के 3 परत का नाम सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में सिलिकन, सिलिकन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो सियाल में कौन सी पाया जाता है? सिलिकन और एल्युमिनियम। सीमा में सिलिकन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और नीफे में निकेल और फेरस पाया जाता है। निकेल और फेरस किस भाग में पाया जाता है? तो तीसरे भाग में पाया जाता है। अगला है दुर्बलता मंडल, किसको कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी के ना ये सबसे ऊपरी मेंटल है, जो कि 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये पिघली अवस्था में है या अर्ध तरल कहते हैं। अर्ध तरल किसको कहते हैं? दही आप लोग देखें हैं, दही कैसन है? वो ठोस है कि तरल है? तरल है, लेकिन वो अर्ध तरल है, पूरा ठोस नहीं है और ना ही पूरा वो द्रव है, ठीक है। ज्वालामुखी जब फटता है ना, भ्रूम करके ज्वालामुखी जब फटता है, तो इससे जो मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा कहाँ से निकलता है? वो मैग्मा आपका दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से निकलता है। देखिए अगला करा नीफे से आप क्या समझते हैं? तभी तुरंत आपको बताएं, पृथ्वी की सबसे निचली परत है ये, और यहाँ पे निकेल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा ज्वालामुखी क्या? देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वालामुखी क्या, गौर करिएगा। कह रहा है कि जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा, गैस, राख धरती की किसी दरार या छिद्र से बाहर निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए ये ऐसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ से दरार के अंदर से क्या हुआ? जो इसके अंदर मैग्मा है, क्या है? मैग्मा, ये एकदम फाड़ के निकल गया भ्रूम से, जोर से एकदम इधर इधर फैल रहा है एकदम पूरा। तो इसी को कहते हैं हम लोग ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो निकलता है उसको लावा कहते हैं, जो गर्म रहता है। क्या क्या रहता है? गर्म रहता है, बहुत हॉट रहता है, ठीक है। क्या रहता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, रिक्टर स्केल
मरकेली स्केल मतलब मरलकी स्केल, ठीक है। इस दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिक्टर स्केल बुझिए कौन सी, भूकंप को ऊर्जा मापल जाता है। इसका मापक 0 से 10 तक होता है। बस दो बात याद रखना, रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप। इसका स्केल 0 से 10 के बीच होता है, 0 से 10 के बीच होता है। आई मरलकी स्केल, तो देखिए मरलकी स्केल में भूकंप से होने वाला नुकसान या तीव्रता को मापते हैं। यानी कि भूकंप जो आया तो कितने स्पीड से आया, इसका जो है माप करते हैं। ये जो है एगो वीडियो देखे थे, उसमें कह रहा था, क्या कह रहा था, एक मीडिया वाला ना, एगो कोई व्यक्ति थे ना, बांस काट रहे थे, ठीक है। उससे जा कर के पूछ रहा था कि जो आज भूकंप आया था तो आप उस समय कहाँ थे? कहता है जो हम तो बकरी चरा रहे थे, पता नहीं भूकंप आया, आके चल गया। आई पुलिस के नहीं आयल गया उसको पकड़ने घड़ी, अन घड़ी पुलिस जल्दी आ जाता है तुरंत, आई भूकंप को नहीं पकड़ सकता है। तो इस टाइप से, तो देखो इसलिए कहा जाता है पढ़ना ज़रूरी है। अगर ज्ञान रहेगा तब न आप बात को समझ पाइएगा। तो यह द्वार एग्जाम पास करे खातिर नहीं, बल्कि आपको ज्ञान लेने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा सवाल है, महाद्वीपीय भूपर पट्टी और महासागरीय भूपर पट्टी में क्या अंतर है? तो देखिए आप न एग्ज़ाम में ना इस बात का ध्यान रख सकते हैं, जब जे सवाल का जवाब आपको नहीं हो पता है ना, उसको भी जैसे इसमें पूछ दिया, आप इसको डैश देख लिख सकते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय परत क्या है? ये मोटी होती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक मोटा होता है महाद्वीपीय परत, और ये ग्रेनाइट के चट्टान से बने होते हैं। किस चट्टान से? ग्रेनाइट के चट्टान से बने होते हैं। उसके बाद महासागरीय की हम बात करें तो ये थोड़ा पतला होता है, लगभग 5 किलोमीटर जो है महासागरीय प्लेट होते हैं, और ये बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। महाद्वीपीय परत से ये थोड़ा सा भारी होता है। अब हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं अध्याय 4 की ओर,